तो लास्ट हम लोग कर रहे थे लाइबिलिटी ऑफ द बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद द बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, टॉपिक चल रहा था प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। मतलब आपका जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जब उसका मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा और टाइम आ जाएगा कि अब लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है, तो किस किस तरीके से, क्या क्या तरीका है कि आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें बहुत तरह की पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 4-5 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। अब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है, जो टॉपिक अभी हम लोग करने वाले हैं, लाइबिलिटी ऑफ बैंकर, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में ये होता है कि कई बार हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग कराते हैं। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि बैंक ही ड्रॉअर होता है, बैंक की तरफ से मिला है, वहाँ पे लेके गए हैं पेमेंट के लिए, उसको दिए हैं बैंकर को, जो भी वहाँ पे स्टाफ है, और वो कुछ नेग्लिजेंटली एक्ट करते हैं, मतलब उनसे खो जाता है, फट जाता है, जल जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उनके ऊपर क्या लाइबिलिटी है वो लिखना है। ठीक है, तो ये जो है ये है सेक्शन 77। सेक्शन 77 लिखिए, lays down that a bill of exchange accepted payable at a specified bank must be presented for payment at that bank and when such a bill has been duly presented therefore payment and then has been dishonored comma if the banker so negligently or improperly keeps comma steals or delivers back such bill so as to cause the loss to the holder he must compensate for the loss. ठीक है, तो ये सिंपल है। अगर बैंकर की गलती से वो मिस हैंडल करता है, उससे खो जाता है या कुछ भी होता है, तो जो भी होल्डर को उसकी वजह से जितना नुकसान हुआ है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल अगर एक लाइन में बोले तो सबके लिए सेम ही है, जिससे गलती होती है भाई उसको भरपाई करना पड़ेगा, वो जो भी है। ठीक है, कई बार अगर जो पेई है, जिसको पैसा मिलना है, वो भी फॉल्ट पे है, उससे रिलेटेड भी हम लोग रूल्स पढ़े हैं कि फिर आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। ठीक है, अभी अगला पार्ट है, इसमें लिखिएगा डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीच में और एक है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम नहीं करवा रहे हैं। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये वर्ड बार बार आ रहा है कि चेक डिसऑनर हो गया या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, उससे रिलेटेड रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं मिला तो डिसऑनर हुआ वो।
ठीक है। डिसऑनर का मतलब होता है कि या तो एक्सेप्ट ही नहीं किए या तो पेमेंट करने से इनकार हो गया या इनकार। अब चेक के केस में डिसऑनर बहुत बार इस वजह से भी होता है कि उस पर साइन गलत था, अकाउंट नंबर गलत था, या साइन मैच नहीं किया, ऐसा कुछ भी, मतलब जो भी एसेंशियल कंडीशन है उसमें से अगर कुछ भी मिसिंग होता है तो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इनकैश नहीं हो पाता है, तो वो वापस चला जाता है। ठीक है, एक के पास से दूसरे के पास वापस चला जाता है तो उसको बोलते हैं कि डिसऑनर हो गया। तो अब उसके केस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई बार बार यही करे कि आपको फर्जी चेक काट काट के दे दे, ट्रांजैक्शन करे और वो चेक डिसऑनर हो। तो इसके लिए भी इसमें गाइडलाइंस है, पेनाल्टी है, इवन जेल है, जेल का भी प्रोविजन है। ठीक है, डिसऑनर के केस में, और बहुत सारा फाइन है, उसका भी प्रोविजन है, तो वो इसमें पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में। ठीक है, लिखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज में बी डिसऑनर्ड, a bill of exchange may be dishonored by non-acceptance, or by non-payment, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए डिसऑनर हो सकता है, क्योंकि बाकी चेक और प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं। ठीक है, और नॉन पेमेंट के लिए तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है डिसऑनर। इसमें लिखिए फुल स्टॉप, अ प्रॉमिसरी नोट और चेक, a promissory note or check may be dishonored for non-payment only, full stop. Thus, comma, dishonor means to refuse to accept or pay a negotiable instrument, refuse to accept or pay a negotiable instrument. अब अगली हेडिंग डालिए, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ऑनलाइन क्लास में अमित, आपको होपफुली समझ आ रहा है, आप कोई डाउट नहीं पूछते हैं कभी। ठीक है, अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर यही लगेगा कि आपको समझ आ रहा है। तो कोई भी डाउट है तो पूछिए क्लास में, बोलने में हेजिटेशन है तो चैट बॉक्स में लिख के पूछिए उस चीज़ को। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आप एक्टिव नहीं थे, जवाब नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो वो दीजिए, आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़। चलिए, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, ये चीज़ है सेक्शन 91 में। सेक्शन 91 lays down that a bill of exchange is said to be dishonored. A bill of exchange is said to be dishonored by non-acceptance in the following cases. तो 6 केसेस यहाँ लिख रहे हैं, और आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो इसी तरह का आता है। कुछ दे देगा एक कंडीशन कि ये कंडीशन है कि नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज के डिसऑनर होने की, तो इसी तरह के पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें लिखिए कंडीशन नंबर 1, when the drawee makes default in acceptance, when the drawee makes default in acceptance, drawee makes default in acceptance upon being duly required to accept the bill, तो ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज का केस है, तो एक आदमी बिल बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉअर, और जिसको एक्सेप्ट करना है वो है ड्रॉई। अगर वो एक्सेप्टेंस करने में आनाकानी करता है, मतलब आज जैसे था कि आपको आना है बिल में साइन करना है, लेकिन वो नहीं आता है,
या वो कुछ भी बोलता है अच्छा कल परसों ऐसे, तो ये डिसऑनर का केस हो। केस नंबर 2, व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग पढ़े थे इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, जैसे माइनर से रिलेटेड था, ठीक है, या ऐसा आदमी जिस, हाँ इनसेन है, ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के समझने के हालत में ही नहीं है, उस तरह का अगर कोई है तो उसको इनसेन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। या इनसॉल्वेंट है अगर कोई, दिवालिया जिसको बोलते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है उसको आप बुला रहे हैं कि आइए बिल एक्सेप्ट करिए, अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो वो डिसऑनर ही होगा। अगर इनकॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, तो भी वो जो बिल है वो हम लोग मानेंगे कि डिसऑनर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, where presentment is where presentment is excused, where presentment is excused, comma, and the bill is not accepted, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड का मतलब क्या होता है देख लीजिए। अभी इससे पहले का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वो था कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, कि कैसे कैसे प्रेजेंट करेंगे एक्सेप्टेंस के लिए, उसमें बहुत सारी कंडीशन थी। अब मानिए कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रेजेंटमेंट नहीं हो पाता, और इसमें किसी की गलती नहीं है, ड्रॉअर की, ड्रॉई की, कि उसको बोले कि आप लाइबिलिटी लीजिए जो लॉस हुआ है, मानिए कि कर्फ्यू लग जाता है और फिजिकली जाके साइन कराना था, नहीं करा पाए, ठीक है, उस केस में भी डिसऑनर माना जाएगा। तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज का मतलब यही होता है कि वो प्रेजेंटमेंट नहीं हो पाया जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, लेकिन जो भी सर्कमस्टांसेस थी वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी, मतलब किसी के नेग्लिजेंस की वजह से या बिल खो गया उसकी वजह से नहीं हुआ, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल एक सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे मानिए अभी कोविड आ गया था, किसी को नहीं मिलना था, किसी जिसको एक्सेप्ट करना था मानिए उसको कोविड हो गया, अब तो उसके पास लेके नहीं जाएंगे, उसके कंट्रोल में नहीं था, उस केस में भी डिसऑनर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, where the acceptance is qualified, where the acceptance is qualified, comma, the bill may be treated as dishonored। अब एक्सेप्टेंस इज क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग पढ़े हैं, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कुछ कंडीशन रख दिए, कंडीशनल बना दिए उसको, शुरू में ही पढ़े हैं कि अनकंडीशनल ऑर्डर या प्रॉमिस इन राइटिंग, तो अगर आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बना देते हैं, कुछ भी आप उसमें रख देते हैं कंडीशंस रिलेटेड टू टाइम प्लेस, कोई इवेंट, कोई अमाउंट, कुछ भी, तो भी वो डिसऑनर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, where the drawee does not accept the bill, where the drawee does not accept the bill within 48 hours, within 48 hours, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे, exclusive of public holiday, bracket close, from the time of presentment, from the time of presentment for acceptance, for acceptance, और ब्रैकेट में लिखिएगा सेक्शन 63, सेक्शन 63। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिल दिए, लेके बैठे हुए हैं, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, पब्लिक हॉलीडेज में काउंट नहीं होगा, अगर वो है तो उसको अलग से काउंट करेंगे, मतलब अगर बीच में पब्लिक हॉलीडे आ गया तो समझिए कि 3 दिन का टाइम मिल जाएगा, उस बीच में भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, आप उसको मतलब
फ़ोन भी कर रहे हैं आजकल, तो ऐसा है कि मैसेज भी कर रहे हैं कि हाँ करिए, लेकिन वो नहीं करता है, तो भी माना जाएगा कि डिसऑनर होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, where the drawee is a fictitious person, where the drawee is a fictitious person, comma, or after reasonable search, drawee is not found, drawee is not found, मतलब किसी ऐसे आदमी का नाम लिख दिए ड्राइंग में जो है ही नहीं, तो वो हो गया फिक्टिशियस पर्सन। मतलब कुछ मन गढ़ंत लिख दिए, कुछ इमेजिन करके मिस्टर XYZ, और वैसा कोई नहीं है वो। या फिर जिसके नाम पे बिल बना है उसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे पुलिस लगा दी है, रीजनेबल सर्च किए कि हाँ यहाँ यहाँ हो सकता है, वहाँ पे गए नहीं मिला वो आदमी, तो भी वो डिसऑनर हो जाएगा।